आज हम लोग सीपीसी में सेक्शन 11 देखते हैं कि 11 क्या होता है। मान लीजिए एक कोर्ट है। कोर्ट में क्या है कि मुकदमा चल रहा था, ठीक है, पार्टीशन का मुकदमा चल रहा था। और कोर्ट ने क्या है कि सबको अलग अलग शेयर बता दिए कि आपका ये हिस्सा रहेगा, आपका ये हिस्सा रहेगा, ठीक है, अलग अलग सबके हिस्से में ज़मीन आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि वही सेम मैटर पे क्या करा, जो कि डिसाइड हो गया है, पूरी तरीके से डिसाइड कर दिया है कोर्ट ने। कोई भी फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन लॉ, कोई कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से डिसीजन आ गया है, उसकी कोई अपील वपील भी नहीं हो सकती है। तो जो आ गया है डिसीजन, उसके बाद आप क्या करते हैं कि वापस उस मैटर को क्या रीओपन करते हैं, वापस से मुकदमा लगाते हैं। तो इससे क्या होगा, अब ऐसे तो कोई डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। डिसीजन आया नहीं कि आपने क्या करा, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, मैं तो दूसरी कोर्ट में लगाऊंगा, मैं और वापस लगाऊंगा। वापस डिसीजन आ गया, इसको वापस मैं मुकदमा इसमें वापस लगाऊंगा, सेम पार्टी सेम मैटर, डायरेक्ट इन सब्सटेंशियल इशू में जो था वो उसकी कोई वैल्यू नहीं, फिर से मैं लगाऊंगा मैटर। तो ऐसे क्या होगा, लिटिगेशन तो ऐसे तो बढ़ता जाएगा। ऐसे तो लोग मुकदमेबाजी सालों साल तक करते ही रहेंगे, कोई एंड ही नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या बोला गया कि अगर कोई डिसीज़न आ जाता है, कॉम्पिटेंट कोर्ट रहता है, पार्टी वही रहती है, मैटर जो है वो सेम मैटर है और वो डिसाइड हो चुका है पूरी तरीके से, कुछ चीज़ उसमें बाकी नहीं थी, तो क्या है, उस डिसीज़न का सम्मान करो। वापस से आप नहीं लगा सकते वही मुकदमा, वापस से आप बार बार उसमें लगा दें। तो इसमें क्या है कि हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है रेस जुडिकाटा का, सेक्शन 11 में जो कि देखे रखा हुआ है। जो रेस सब जुडाइस है, रेस सब जुडाइस और रेस जुडिकाटा काटा में अंतर क्या है, और जो रेस जुडिकाटा है इसकी क्या पॉलिसी है, ये क्यों लाया गया है। मैगजीम जो है, इसमें 3 मैगजीम है, उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इन इशू किसको कहते हैं, कोलेट्रली किसको कहते हैं, ठीक है। पार्टीज किसको कहते हैं, सेम पार्टीज का मतलब क्या हो। और इसमें एक्सप्लेनेशन जो कि देख के रखे हुए हैं, उसमें 8 एक्सप्लेनेशन देख के रखे हुए हैं, उन सारे एक्सप्लेनेशनों को देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, क्या ये एग्जॉस्टिव है क्या, कि कौन कौन सी कंडीशन रहती है इसको अप्लाई करने में, ठीक है। और कौन कौन सी प्रोसीडिंग पर ये अप्लाई होता है और कौन कौन सी प्रोसीडिंग पर ये अप्लाई नहीं होता है, उसको देखेंगे। पूरी तरीके से हम लोग समझेंगे कि रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इट्स इनएक्ट दैट वंस अ मैटर इज फाइनली डिसाइडेड, एक बार मैटर पूरी तरीके से एक सूट में डिसाइड हो गया है, कॉम्पिटेंट कोर्ट, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट था। मतलब कॉम्पिटेंट कोर्ट का मतलब कि अगर कोई, जैसे कोर्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट करके रखा हुआ है, जैसे आप 3,000 का मैटर आया तो ये जज सुनेगा, 10 लाख के ऊपर के मामले वो आए हैं तो ये जज सुनेगा। तो कॉम्पिटेंट था कोर्ट, ठीक है, उसको जुरिडिक्शन भी था उसको। नो पार्टी कैन बी परमिटेड टू रीओपन द सब्सिक्वेंट लिटिगेशन, बाद में वो वापस से वही जो कि प्रीवियसली डिसाइडेड हो गया है उसको वापस से वो आगे रीओपन नहीं करेगी। वही सेम मैटर को, सेम पार्टी है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है जो कि पहले से डिसाइड हो चुका है, तो वापस से आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, इट वॉज सेड वंस सूट एंड वंस डिसीजन इज इनफ फॉर सिंगल डिस्प्यूट, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला है, व्हेन अ मैटर वेदर अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज बीन डिसाइडेड, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट था या क्वेश्चन ऑफ लॉ, और वो क्या है, डिसाइडेड हो गया है बिटवीन टू पार्टी इन वन सूट और प्रोसीडिंग, एंड द डिसीजन इज फाइनल आइदर बिकॉज ऑफ नो उसकी अपील, कोई उसकी अपील नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी फाइनल तरीके से वो डिसाइडेड हो गया है, पार्टी सेम थी, सेम मैटर था, कॉम्पिटेंट कोर्ट था। तो उसके बाद आप क्या वापिस से डालोगे क्या सूट, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक किसी व्यक्ति ने क्या है कि एक बार चोरी करी, उसको सज़ा मिल गई, 3 साल में वो बाहर आ गया, फिर उसके बाद आप क्या सोचते हो कि यार मैं उस पर वापस, जो उसने जो काम करा था, जो चोरी करी थी, उसको वापस से मुकदमा लगाता हूँ और उसको वापस से सज़ा दिलाऊंगा। तो ये ऐसा कर सकते हैं क्या, तो ऐसा नहीं कर सकते। एक बार परेशान हुआ वो, मतलब उसको सज़ा मिली, बस बार 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 आप इस चीज़ को नहीं दोहरा सकते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है, इसमें 8 एक्सप्लेनेशन दिए हैं, फिर उसका नेचर देखते हैं। अब रेस का मतलब क्या है, सब्जेक्ट मैटर डिस्प्यूट, रेस जुडिकाटा, ये वर्ड का मतलब समझते हैं। रेस का मतलब होता है सब्जेक्ट, जो कि डिस्प्यूट है, पार्टीशन का डिस्प्यूट है, वो रेंट नहीं दे रहा उसका डिस्प्यूट है, चेक का डिस्प्यूट है, किसका डिस्प्यूट है, दोनों के बीच में। डिस्प्यूट कब होता है, जब एक पार्टी क्या बोलता है कि ये जो ज़मीन है ये मेरी है, दूसरी पार्टी क्या बोलता है, नहीं ये ज़मीन मेरी है। तो क्या हो गया, एक पार्टी हाँ बोल रहा है, एक पार्टी मना कर रहा है, नहीं ये तुम्हारी ज़मीन नहीं, ये तो मेरी ज़मीन है। तो क्या हो गया, इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, फैक्ट इन इशू पैदा हो रहे हैं। पता लगाना है, आप कोर्ट को डिसाइड करना है कि किसकी ज़मीन है ये, ठीक है, किसके ऊपर किसको इस ज़मीन में पोजीशन देना चाहिए, ठीक है। तो रेस मतलब है सब्जेक्ट मैटर जो कि डिस्प्यूट है। अब जुडिकाटा मतलब जुडिकाटा एडजुडिकेट, फाइनली एडजुडिकेट हो गया है मैटर, मतलब
पूरी तरीके से इस पर डिसीजन आ गया है, ये डिसाइड हो गया है। तो रेस का मतलब होता है सब्जेक्ट डिस्प्यूट जो है, उसके बाद जुडिकाटा का मतलब होता है कि फाइनल तरीके से ये डिसाइड हो गया। तो कुल मिला के ये क्या बनता है, रेस जुडिकाटा। अब उसके बाद क्या था, प्रिंसिपल इज ऑल्सो फाउंडेड ऑन, और ये प्रिंसिपल जो है, ये रेस जुडिकाटा का जो कॉन्सेप्ट है ये किस पे है, इक्विटी पे। ठीक है, गुड कंसाइंस रिक्वायर्ड अ पार्टी हु हैज़ बीन वन सक्सीड द वन इशू शुड नॉट बी हरास्ड मल्टीपलिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग द सेम इशू। एक बार परेशान हो गई पार्टी, फिर उसके बाद वापस को उसको बार बार परेशान नहीं करना है, ये इसकी पॉलिसी है। उसके बाद जो 3 मैगजीम है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं। तो नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज, जो कि मैंने आपको बताया, सेम एक्शन वापस से उसको सेम मैटर पे कर रहे हैं। इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एंड ऑफ लिटिगेशन, कि क्या है कि स्टेट जो रहता है उसकी जिम्मेदारी है कि उसके राज्य में कम से कम मुकदमे दाखिल हो। एंड ऑफ लिटिगेशन, जो अगर किसी व्यक्ति ने लिटिगेशन लगाई है, किसी ने सूट लगाया, तो उसका एंड हो। ऐसा नहीं हो चले जा रहा है सूट पीढ़ी दर पीढ़ी, सालों साल मेरे दादाजी लड़े, उसके बाद मेरे वो दादाजी जो भी थे वो भी लड़े, मेरा बेटा लड़ रहा है, मेरे बेटे का बेटा लड़ रहा है, वही सूट, तो ऐसा ना हो। ठीक है, और जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। जो जुडिशियल डिसीजन दिया है वो क्या है कि करेक्ट माना जाए उसको। ठीक है, अब इसमें मैगजीम क्या है, नो मैन शुड बी वेक्स ट्वाइस फॉर द सेम कॉज नेमो डेप्ट बीस वेक्सेरी प्रो ऊना ईट इडम क्वाजा, बड़ी कठिन। फिर उसके बाद क्या है, अब इसमें अब हम लोग देखते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है ये, जो कि ए और बी और सी वाली थी। इसमें क्या है कि ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग वेदर सिविल और क्रिमिनल लागू होगा इस पर। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या है, अब जैसे क्या है कि रेस जुडिकाटा कब कब अप्लाई होता है और कब नहीं होगा। अब क्या हुआ कि एक पोजीशन का मामला था, ठीक है, ए ने फाइल करा सूट अगेंस्ट बी के कि मेरी प्रॉपर्टी पे से ये अपना पोजीशन जमाए रखा हुआ है इसने, और ये यहाँ से जा नहीं रहा है। ठीक है, और वो क्या है कि मैटर जो था वो डिसाइड होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैटर ये आ गया कि जो किराएदार जो रखा था मैंने जिसको, अब उस पर अब वो रेंट नहीं दे रहा है। तो क्या है, अब ये दोनों मैटर अलग अलग हो गए। एक बी नाम का था, तो उससे तो मेरा डिसीजन आ गया कि अब पोजीशन किसका रहा इस पर, मेरा रहा। लेकिन जो सी जो कि एक नया व्यक्ति है क्या, और वो उसी प्रॉपर्टी पे जो कि मैंने उसको रखा वो किराया नहीं दे रहा है, तो ये क्या है, मैटर अलग अलग है। तो इस पर क्या रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा क्या, तो इस पर ये रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू नहीं है। अब ये क्या मैटर अलग हो गया है एक तरीके से, तो इस पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद इसमें क्या है कि एक्सटेंट और एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी, तो कहाँ का ये अप्लाई होता है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे होता है। अगर एक बार एग्जीक्यूशन कराते हैं तो वापस से आप बार बार उससे वसूली के लिए उसकी प्रॉपर्टी आप कराओगे, तो ऐसा कराओगे क्या, नहीं। तो उस पर क्या है रेस जुडिकाटा अप्लाई हुआ था। और आर्बिट्रेशन पे भी अप्लाई होता है कि एक बार उनने जजमेंट दे दिया तो उसके बाद आप वापस से मुकदमा लगाओ, वापस से आर्बिट्रेशन कराओ, तो नहीं, तो उस पर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। टैक्सेशन प्रोसीडिंग पे भी होता है। ठीक है, उसके बाद इंट्रीम ऑर्डर पे भी होता है, इंडस्ट्रियल पे भी होता है, रिट पिटिशन पे भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव, इंट्रीम ऑर्डर, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो इन पे होता है। और ये जो रेस जुडिकाटा का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा एग्जॉस्टिव है क्या, पूरी तरीके से हर चीज़ इसमें बता दी गई है क्या, तो ऐसा नहीं है, ये तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है, आप इसमें एक केस भी लिख सकते हैं, दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब क्या है कि आर्टिकल 226 में क्या है, रीट पिटिशन लगाई, उसके बाद जो रीट पिटिशन का क्या है कि डिसमिस कर दी, फाइनली उसको डिसाइड कर दिया। उसके बाद क्या है कि वही सेम मैटर पे आप वापस से सुप्रीम कोर्ट जाते हो 32 के अकॉर्डिंग, तो क्या है रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, तो बिल्कुल होगा, डिसाइड हो गई है वो चीज़। उसके बाद अब देखते हैं कि रेस सब जुडाइस और रेस जुडिकाटा, जो कि ये जो दो टर्म है, जो कि एक सेक्शन 10 बताता है और एक सेक्शन 11 बताता है, तो इन दो जो टर्म है इनका इसमें मतलब क्या हुआ। अब रेस सब जुडाइस मतलब जो कि मामला पेंडिंग है, रेस जुडिकाटा मतलब मामला डिसाइड हो गया, पेंडिंग नहीं है। ए नाम की डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ पर केस चल रहा है, सन 2000 में मैंने वहाँ पर केस लगाया था जो कि चल रहा है, और मैंने 2003 या 2004 में वापस से वही सेम मैटर पे केस लगा दिया। तो यहाँ क्या अप्लाई हो रहा है, रेस सब जुडाइस। लेकिन रेस जुडिकाटा कब बनेगा, जब जो मैटर जो सन 2000 में लगाया था वो पूरी तरीके से डिसाइड हो गया है, जजमेंट दे दिया है, डिसीजन दे दिया है, कोई अपील वगैरह नहीं हो सकती। तो ये क्या हो गया, रेस जुडिकाटा पूरा निश्चित हो गया है, पूरा मामला डिसाइड हो गया है। तो इन दोनों में ये अंतर है। अब रेस जुडिकाटा और स्टॉपल में क्या अंतर है, स्टॉपल का यूज़ कब करते हैं, पार्टी ने
कुछ बात बोली थी, उसके बाद उसको 10-15 दिन बाद वापस बुला, तो वो जो बात बोली थी अब वो क्या है कि उस बात से विपरीत बात बोल रही, जो बोला था वो नहीं बोल रही और कुछ वो बोल रही है, तो क्या है वहाँ स्टॉपर लग जाएगा। और कोर्ट में कब स्टॉपर लगता है कि कोर्ट में रेस जुडिकाटा लगता है, कब, जब हम बताते हैं कोर्ट को कि साहब ये मैटर तो पहले से डिसाइड हो गया है, तो वहाँ पर क्या है स्टॉपर नहीं लगेगा, वहाँ पर क्या लगेगा रेस जुडिकाटा। स्टॉपर ऑन द अदर हैंड प्रोसीडिंग अपॉन अ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी, किस पे बेस्ड है ये, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी पे बेस्ड है। अब स्टॉपर इज ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस है, शट द माउथ ऑफ द पार्टी। रेस जुडिकाटा जो है क्या वो मैंडेटरी है, मतलब उस एप्लीकेशन को मैंडेटरी है मानना पड़ेगा, तो बिल्कुल वो मैंडेटरी है। क्या एग्जॉस्टिव है, बोले नहीं एग्जॉस्टिव नहीं है, पूरी तरीके से सबको है। और अब उसमें क्या है कि पार्टी वेव कर सकती है, क्या पार्टी को एप्लीकेशन ही डालती है अगर सेक्शन 11 की, तो समझा जाएगा कि पार्टी ने वेव कर दिया है, तो हाँ बिल्कुल समझा जाएगा कि पार्टी ने उसको वेव कर दिया है। कंडीशन क्या है, द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू सब्सिक्वेंटली सूट मस्ट बी सेम मैटर विच इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन प्रीवियस सूट। उसके बाद मैटर इन इशू क्या होता है, जो मैटर या तो मैटर कोलेट्रल इन इशू, इंसिडेंटल इन इशू, मैटर डिस्प्यूट एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव इन इशू। अब क्या है एक्सप्लेनेशन थर्ड, उसके बाद एक्सप्लेनेशन फोर्थ। अब एक्सप्लेनेशन हम थर्ड समझते हैं कि वो क्या कहता है, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मीन्स एंड डायरेक्ट once immediately without interruption the term has been used in contradiction to collateral incidental a fact cannot be said to directly issue a judgment stand of the fact existence or not मतलब डायरेक्ट मतलब जैसे क्या है कि मामला क्या है रेंट का है, तो जो रेंट का जो मामला है कि ये बकाया नहीं दे रहा था, तो वही जो वर्ड है रेंट का वही वो दूसरे जो सूट लगाएगा तो उसमें भी वही रहता है, डायरेक्ट और सब्सटेंशियली जो कि पहले वाले में था वही वो सेम चीज़ सब्सिक्वेंट में भी वो डाल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, तो ए ने इशू करा बी को फॉर रेंट ड्यू, ठीक है, बी ए का क्या है कि रेंट बकाया था, जो बी दे नहीं रहा था, तो बी ने क्या करा है कि सूट लगा। द डिफेंस ऑफ बी इज दैट नो रेंट इज ड्यू। अब बी क्या बोलता है कि कोई रेंट बाकी नहीं है। Here the claim for rent is the matter in respect of which the relief is claimed. The claim of rent is thereby the matter direct and substantial in issue. अब matter इसमें क्या है डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल इशू, तो वो जो ड्यू रेंट है जो बकाया है तो उसको बोलेंगे कि मैटर जो है ये है जो डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल इन इशू है, क्या जो रेंट है कि जो यहाँ पर बात हुई वो होता है। अब क्या है कि फोर जिसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन फोर, जो कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा बोलते हैं। तो ये क्या होता है, अब जैसे क्या है कि आपने ग्राउंड्स बताए हैं ना, आपके जो भी फैक्ट एंड इशू थे आपने क्या है कोर्ट को बताया, क्या बोला कि साहब ये प्रॉपर्टी है, ये इतनी तारीख को मैंने ये प्रॉपर्टी बी नामक के एक व्यक्ति है उससे मैंने खरीदी थी और मैंने उसको इतनी तारीख को पैसे वगैरह सब दे दिए थे, ठीक है। आपने इतनी चीज़ बताई और एक चीज़ आपने नहीं बताई कि इस पर क्या है कि एक्स्ट्रा पहले से चार्जेस भी थे इस प्रॉपर्टी के, जो कि बी को सी को भरने थे। बी को जो बी व्यक्ति है उसको क्या है, उसके जो उधार लेके रखा हुआ था उसने सी को, तो उसको वो उधारी चुकानी थी। तो एग्रीमेंट ऐसा हुआ था ऐसे कि देखो मैं आपको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ और जो मेरे ये जो उधारी है ये आपको चुकानी है पड़ेगी, आपको चुकानी पड़ेगी, इस तरीके का एग्रीमेंट कर लिया था। तो ये जो बात है ये क्या है कि पहले नहीं बताई, ये बाद में बताता है, तो बाद में नहीं बता सकते। जो भी मैटर है जो भी चीज़ है आपको उसी टाइम एट ए टाइम आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ती है कोर्ट में। ऐसा नहीं कि पूरा सूट डिसाइड हो गया उसके बाद आप ये जो नया ग्राउंड है ये लाते हैं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अगर समझे कि एक चेक का मैटर था, ठीक है, ए ने क्या बोला बी को कि तुम मुझे 10,000 का माल सप्लाई कर देना, तो ए ने बी को 10,000 रुपये का माल सप्लाई कर दिया, ठीक है। डिस्प्यूट ये हुआ कि 5 तारीख की बात थी लेकिन इनने माल सप्लाई करा 10 तारीख को, काफ़ी लेट सप्लाई करा। फिर उसके बाद क्या था, जो माल सप्लाई करा फिर उसने ये पाया बी ने कि यार इसने तो मेरे साथ फ्रॉड करा, मैंने जो माल लाने को उसको बोला था ये वो तो इन लाया पर ये दूसरा लिया आया और इसने फ्रॉड करा मेरे साथ। तो ये जो बात थी ये आपने नहीं बताई, आपने कल इतना बताया कि 5 तारीख को माल लाना था ये लाया नहीं और मेरा नुकसान हो गया।
अब बाद में आपको ध्यान आया कि क्यों ना मैं अब क्या करूं कि इसमें और चीज़ें ऐड करूं और इसको वापस से मुकदमे में फंसाऊं और ये कहूं कि इसने तो कुछ अलग तरीके का सामान इसने प्रोवाइड करा दिया इलीगल तरीके के जिससे कि मैं फंस सकूं ऐसा। तो आप ये मन ग्रहण कहानी करके आप वापस से आप इसको रीओपन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन 4 आ जाता है, क्या बोलता है कि जितनी भी सारी चीज़ें, जो भी मैटर फैक्ट एंड इशू था, जो भी आपके साथ घटना घटित हुई थी, वो आपको सारी एक ही बार में बता देने का है। ऐसा नहीं कि बाद में आप नए ग्राउंड्स आप वापस ले आए। यहाँ पर प्रिजम्पशन माना गया है कि क्या बोला गया है कि एक्सप्लेनेशन 4 टू कंपेल द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट टू टेक ऑल ग्राउंड्स ऑफ अटैक और डिफेंस विच वर ओपन टू हिम, ऑल द ग्राउंड अटैक एंड डिफेंस मस्ट बी टेकन इन द सूट। to section 11 deeming provision है, let's down that the matter which is the might and ought to have been grounds of defense attack the former suit but you shall not been made of the ground of attack defense shall be deemed to matter in directly substantial issue। तो उसको क्या माना जाएगा कि ये वो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि ये भाई साहब आपको उसी समय उठाना चाहिए था लेकिन आपने ये बात उठाई नहीं, तो आप वापिस बाद में नहीं ला सकते। इट्स वुड बी एन एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट टू अलाउ अ न्यू प्रोसीडिंग टू बी स्टार्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ देम। ठीक है, नई प्रोसीडिंग वापिस से स्टार्ट हो जाएगी, जो भी है सब बता दो सारे ग्राउंड्स। तो एक्सप्लेनेशन 4 ये बात करता है। माइट एंड आउट का मतलब क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन 4 इज टू कट शॉर्ट द लिटिगेशन बाय कंप्लाइंग द पार्टीज टू द सूट रिलाइंग अपॉन ऑल ग्राउंड्स ऑफ अटैक डिफेंस अवेलेबल। जो भी आपके पास ग्राउंड अवेलेबल है सब आप बता दो, तो माना जाएगा कि यार उस समय आप कह सकते थे, आपने क्यों नहीं कहा, तो आप ये नया बार नहीं लगा सकते। डिसाइडेड मैटर कोलैटरल इंसिडेंटल इन इशू का मतलब क्या होता है? द वर्ड डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इन इशू हैव बीन यूज्ड इन सेक्शन 11 इन contradiction to the word collateral and incidentally in issue। decision on matter collateral और incidental to the main issue। main issue जो रहते हैं, बात की जो issue जो बनते हैं, जैसे पार्टीशन। अब पार्टीशन में इशू क्या है कि वो बोल रहा है कि मेरा है प्रॉपर्टी, वो बोल रहा है मेरा, ठीक है, ये क्या मेन इशू है। ठीक है, इन अ केस विल नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। उसके बाद फाइंडिंग ऑन मैटर नॉट इन इशू, अगर जौन सा मैटर था जो आपने डील नहीं करा था, वो जो मैटर को नहीं बताया था आपने, लेकिन कोर्ट ने उसको भी फाइन करा, तो उस पर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा क्या? तो उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। तो क्या लिखा है? इफ अ फाइंडिंग इज रिकॉर्डेड बाय अ कोर्ट इन फॉर्मर सूट ऑन अ क्वेश्चन नॉट इन इशू बिटवीन द पार्टी इट विल नॉट ऑपरेट रेस जुडिकाटा, उस पर अप्लाई नहीं होगा। फिर एपिलेंट कोर्ट में रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा क्या? तो बिल्कुल होगा। द प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ डज नॉट ऑपरेट जुडिकाटा। सेम पार्टीज का मतलब क्या होता है? ठीक है, पार्टी का मतलब क्या होता है? अगर पार्टी इज अ पर्सन हुज नेम अपेयर ऑन द रिकॉर्ड एट अ टाइम ऑफ द डिसीजन, जब डिसीजन दे रहे हैं ना, तो उस समय वो जो डिसीजन दिया है तो उस समय वो पार्टी का नाम क्या है? मेंशन है, उसमें लिखा हुआ है, रिकॉर्ड है, तो उसको क्या माना जाएगा कि वो पार्टी थी सूट की। हुज नेम स्ट्रक ऑफ डिस्चार्ज सूट डाई पेंडिंग सूट बट नेम कंटिन्यूस रिकॉर्ड इजनसली ऑफ इज नॉट पार्टी। ठीक है, जिसका नाम हटा दिया है, काट दिया है, अबेटमेंट हो गया सूट, उसको पार्टी को हटा दिया, उसको क्या बोलते हैं, उसको पार्टी जो थी उसको माना नहीं, बोले आप इसमें ऐड नहीं हो सकते, मेन पार्टी जो है वो अलग पार्टी है, आपका नाम हटा दिया, तो उसको भी पार्टी मानेंगे क्या? तो उसको पार्टी इसमें नहीं मानेंगे। पार्टी जब मानेंगे जब डिसीजन देते समय जो जजमेंट है उसमें उस जोन किसी भी पार्टी का नाम लिखा होगा उसको हम लोग पार्टी मानेंगे। अब जैसे रिप्रेजेंटेटिव और इंटरवेंशन और माइनर स्ट्रेंजर, इनको पार्टी मानेंगे क्या? तो इनको पार्टी मानेंगे अगर उसमें उसका नाम है तो। उसके बाद है इसमें हाँ रिप्रेजेंटेटिव सूट। क्या रिप्रेजेंटेटिव सूट पे भी अप्लाई होता है क्या? ऑर्डर फर्स्ट रूल 8 में जैसे रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या है कि सबके, जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री क्या है कि उस व्यक्ति ने मोहल्ले में एक फैक्ट्री खोल ली, ठीक है, छोटा सा कारोबार खोल लिया उसने, और वो फैक्ट्री क्या है कि काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है और लोगों को क्या है कि बहुत दिक्कत आ रही है। तो अब एक व्यक्ति को तो वो समस्या नहीं है, जितने भी लोग हैं उनको सबको समस्या है, तो क्या है कि एक सूट लगा सकते हैं। अब ये भी क्या है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को रोकने का एक प्रोसेस है कि ढेर सारी मुकदमेबाजी नहीं हो, सब लोग अलग अलग तरीके से सूट लेके आएंगे, तो क्या है कि ऐसे तो वो कंपनी जो रहेगी वो परेशान हो जाएगी। तो क्या है कि सब लोग एक व्यक्ति सबके बिहाफ पर सूट लेके आता है और वो दाखिल कर देता है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि लिटिगेशन कम होता है। और अब उस पर जो भी डिसीजन आया तो वो जितना भी पूरा मोहल्ला था उनको सबको वो डिसीजन मानना होगा। ऐसा नहीं कि मोहल्ले के 2 लोग फिर वापस उठ के जाते हैं वहाँ पर और बोलते हैं कि
हम इस कंपनी पे केस लगाना चाहते हैं, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर सब लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव उसको एक को चुन लिया था और वो सबके बिहाफ पर, पूरे मोहल्ले के बिहाफ पर गया था, सूट उसने लड़ा था, और उस पर जो भी डिसीजन आया है वो सब पे बाइंडिंग रहेगा, जितने भी मोहल्ले के लोग रहेंगे। तो उसमें से 2 लोग या 3 लोग किसी की नींद बाद में खुली तो वो ऐसे नहीं जा सकते हैं, ठीक है, वो सबको मानना पड़ेगा फिर बाद में। तो क्या लिखा है, बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक राइट और प्राइवेट राइट क्लेम इन अ कॉमन देमसेल्फ द अदर ऑल पर्सन इंटरेस्टेड in such rights shall for the purpose of section 11 deem the claim and the provision of the litigation as a constructive res judicata. Section 92 of the court passing the suit shall be assumed all person have the same interest, माना जाएगा कि सबका सेम इंटरेस्ट एज ए प्लेंटिफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सूट वेयर द कंडीशन क्या है उसमें, ठीक है। ऑर्डर फर्स्ट के रूल 8 में जब रिप्रेजेंटेटिव तौर पर हम सूट लाते हैं तो उसमें क्या कंडीशन रहना चाहिए, तो क्या है कि 1 और मोर पर्सन थे, कॉमन फॉर देमसेल्फ, उनका क्या है कि एक इंटरेस्ट था, बोनाफाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई कॉल्यूजन करके ने कंपनी ने कर लिया कॉल्यूजन और फ्रॉड कर दिया और फिर उसके बाद रेज जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, नहीं, तो फ्रॉड नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। कंडीशन जो कि और ऑर्डर फर्स्ट के रूल 8 में जो कंडीशन बताई गई है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। आती है कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या होता है, ठीक है। 4 कंडीशन। कॉम्पिटेंट कोर्ट मतलब क्या होता है, द डिसीजन इन प्रीवियस सूट बाय अ कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट विल नॉट ऑपरेट रेज जुडिकाटा। कॉम्पिटेंट कोर्ट मीनिंग, कॉम्पिटेंट कोर्ट मतलब एक्सक्लूसिव उसको ज्यूरिडिक्शन हो उसको, ठीक है, लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन हो उसको, फिर कंक्रेंट ज्यूरिडिक्शन हो उसको। अब क्या है, कोर्ट लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन मतलब क्या है, डिसीजन ऑन इशू हर्ड एंड फाइनल डिसाइडेड बाय कोर्ट लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन विल ऑल्सो ऑपरेट रेज जुडिकाटा इन सब्सिक्वेंट सूट। तो लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन अगर उसको था, अगर उसने भी डिसीजन सुना दिया तो उस पर भी रेज जुडिकाटा अप्लाई। एक्सप्लेनेशन सेकेंड, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज व्हेन अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर डज नॉट एक्सिस्ट 500 रुपीज़, 500 से ज़्यादा अमाउंट नहीं है, कुड नॉट ऑपरेट रेज जुडिकाटा इन सब्सिक्वेंट सूट। तो बाद के सूट में रेज जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई स्मॉल कॉस्ट कोर्ट है, वो क्या है कि अमाउंट की जो राशि है वो क्या है कि 500 से रुपीज़ ज़्यादा नहीं है, तो सब्सिक्वेंट सूट डालेंगे तो रेज जुडिकाटा अप्लाई होगा क्या, तो रेज जुडिकाटा उसमें अप्लाई नहीं होगा। अब हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड मीन्स अ मैटर ऑन विच द कोर्ट हैज़ एक्सरसाइज इट्स जुडिशियल माइंड। हर्ड एंड फाइनल डिसाइड मतलब कोर्ट ने क्या अपना जुडिशियल माइंड लगाया उस पर, हैज़ आफ्टर आर्ग्यूमेंट एंड कंसिडरेशन कम टू अ डिसीजन ऑन द कंटेस्टेड मैटर नेचर एंड स्कोप, बट इफ द सूट इज डिसमिस्ड ऑन द टेक्निकल ग्राउंड सच ए नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी नॉट ऑपरेट रेज जुडिकाटा। तो रेज जुडिकाटा इस पर अप्लाई नहीं होगा, केवल ये कि यार ये जो पार्टी है ये नॉन जॉइंडर पार्टी रही या नेसेसरी पार्टी नहीं है, तो इस पर रेज जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हर्ड एंड फाइनल डिसाइडेड नहीं हुआ है सूट, ठीक है। सेक्शन 11 के लिए कंडीशन क्या है कि सूट जो है वो फाइनल तरीके से डिसाइडेड हो मेरिट पे, द डिसीजन नॉट बीइंग ऑन मेरिट वुड नॉट ऑपरेट रेज जुडिकाटा। मेरिट पे नहीं है तो रेज जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, सब्सिक्वेंट सूट पे मेरिट पे डिसाइड होना बहुत जरूरी है। अब क्या है, अ पार्टनरशिप फर्म फाइल अ सूट अगेंस्ट बी टू रिकवरी 50,000, ठीक है, 50,000। ए पार्टनरशिप फर्म है, अब क्या करा, फाइल करा सूट बी के अगेंस्ट में, बी से हमको क्या चाहिए, 50,000 रुपये लेना है। द सूट वॉज डिसमिस हो गया ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज नॉट मेंटेनेबल सिंस द पार्टनरशिप फर्म वॉज नॉट रजिस्टर्ड एज एन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोविजन ऑफ द इंडिया पार्टनरशिप एक्ट। सूट डिसमिस हो गया किस आधार पर, कि जो रजिस्ट्रार जो रहता है, रजिस्टर जो करते हैं पार्टनरशिप फर्म को, वो क्या है कि उसके जो प्रोविज़न है उसको क्या है कि ठीक तरीके से उसमें कंप्लाइंस नहीं हुआ है, तो वो सूट को क्या डिसमिस कर दिया। ए जो पार्टनरशिप फर्म है, जो बी है, उससे क्या 50,000 रिकवरी करने थे, लेकिन सूट जब दाखिल करा तो क्या बोला गया कि रजिस्टर जो करा है वो आपने उसके प्रोविज़न को ठीक से नहीं माना है और जो सूट था मेरा वो डिसमिस हो गया। देयर आफ्टर द फर्म वॉज रजिस्टर्ड, फिर बाद में फर्म रजिस्टर्ड हुई एंड द सब्सिक्वेंट सूट वॉज फाइल्ड ऑन द सेम कोर्स ऑफ एक्शन, द सूट इज नॉट बार्ड बाय अ रेज जुडिकाटा। तो वो क्या होगा, बार नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रजिस्टर नहीं था, तो अब रजिस्टर हुआ, ठीक है, पूरी तरीके से। वो जो कैंसिल करा था किस बेसिस पे कैंसिल करा था कि रजिस्टर नहीं हुआ, मैं उसमें पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर नहीं थी, मेरे को तो उससे 50,000 लेने थे। जो 50,000 लेने वो तो वो जो 50,000 लेने वो उसको क्या बोलेंगे, मैटर सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली इन इशू है वो, ठीक है। कि मैंने सूट क्यों लगाया है, वो 50,000 लेने के लिए लगाया है, रजिस्टर में था कि ना था मेरी फर्म, उससे मतलब थोड़ी नहीं है, वो तो एक नया मुकदमा मैटर नया चालू हो गया, ठीक है। तो वो डिसाइड हुआ था क्या, मैटर डायरेक्ट इन सब्सटेंशियल इन इशू, जो कि मेरे को उससे 50,000 लेने थे, तो उसको डिसाइड करा था क्या कोर्ट ने, नहीं, तो उसको नहीं करा था, वो तो रजिस्टर फर्म जो था मेरा था नहीं, तो उसको कैंसिल करा था। तो मैं बाद में ला सकता हूँ, तो बिल्कुल ला सकता हूँ ना, क्योंकि मेरा अब रजिस्टर हो गया हूँ उस फॉर्म में, तो मैटर ला सकता हूँ मैं,
ठीक है, नेसेसिटी ऑफ डिसीजन, इट इज अ फाइंडिंग नॉट नेसेसरी, इट विल बी नॉट ऑपरेट रेज जुडिकाटा इज फेयरली सेटल्ड एट द फाइंडिंग ऑन द इशू ऑन द ईयरली ऑफ द सूट ऑफ द ऑपरेटर ऑफ रेज जुडिकाटा। अब क्या है, when suit is decreed, if the plaintiff's suit is wholly decreed, no issue decided against him can operate as res judicata। ठीक है, समझ गए। अब एक्सप्लेनेशन 5 क्या कहता है, अब क्या, इफ अ रिलीफ इज क्लेम इन अ सूट बट नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड इन द डिक्री, इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज्ड एंड मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रिलीफ क्लेम विल बी रेज जुडिकाटा। ठीक है, इफ अ रिलीफ क्लेम इन अ सूट बट नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड इन द डिक्री, इट विल बी डीम्ड टू बी हैव बीन रिफ्यूज। ठीक है, बोलना चाहिए था लेकिन आपने बताया नहीं कोर्ट को। अब 7 क्या कहता है, रेज जुडिकाटा वर हेल्ड टू बी एप्लीकेबल इवन इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे भी रेज जुडिकाटा अप्लाई होगा। अब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे अप्लाई होगा मतलब कि प्रॉपर्टी का मामला था और उसमें डिसीजन सुना दिया गया है कि प्रॉपर्टी का नहीं, रेंट का मामला था, रेंट में डिसीजन सुना दिया गया है कि आपको 10,000 रुपये इनको रेंट देना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूँ। डिग्री पारित हो गई और उसमें बोला गया है कि इसकी जो ज़मीन है वो कुर्क कर लो, एग्जीक्यूशन कराया जाएगा फिर उसका। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन में क्या है कि एग्जीक्यूशन हो गया, आपको आपके पैसे मिल गए, तो आप क्या वापस से वो लगाओगे क्या सूट की वापस से एग्जीक्यूशन कराया जाए, तो सर आपको डबल फायदा हो रहा है उसमें तो, लेकिन वो व्यक्ति तो परेशान हो रहा है उससे, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए कहते हैं कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पर भी रेज जुडिकाटा अप्लाई होगा। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जनरल एप्लीकेबल, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे भी अप्लाई होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पे भी होता है, पब्लिक इंटरेस्ट पे भी होता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्रिंसिपल रेज जुडिकाटा इज एप्लीकेबल टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑल्सो। रेज जुडिकाटा में जो हैबियस कॉर्पस है, जो कि 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना, 24 घंटे से ज़्यादा आप उसको जेल में नहीं रख सकते हो, तो हैबियस कॉर्पस रीट जारी करते हैं इसलिए। तो क्या है कि इस पर भी रेज जुडिकाटा अप्लाई होगा क्या, तो इस पर रेज जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। अब क्या है, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट पे चला गया आपका सूट, तो उस पर क्या रेज जुडिकाटा अप्लाई होगा क्या, तो रेज जुडिकाटा यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है, मैटर हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, तो यहाँ सुना क्या, फाइनल तौर पे डिसाइड करा क्या, जजमेंट दे दिया क्या, हुआ क्या, नहीं तो डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट अगर आए तो वहाँ पर रेज जुडिकाटा अप्लाई होगा क्या, तो वहाँ पर रेज जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर तो कोर्ट ने सुना ही नहीं और डिसीजन दिया ही नहीं उस मैटर पे। अब एक्स पार्टी विल एन एक्स पार्टी डिग्री पास बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑन मेरिट विल ऑपरेट रेज जुडिकाटा। एक्स पार्टी हो गई और वहाँ पर क्या करा कि सुना भी सर और फाइनल तौर पर डिसाइड भी हुआ, तो यहाँ पर ऑपरेट होगा क्या रेज जुडिकाटा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सुन लिया। कंडीशन क्या है, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। जजमेंट इन डिफॉल्ट, अ जजमेंट इन डिफॉल्ट में ऑल्सो ऑपरेट एज रेज जुडिकाटा। फिर कॉम्प्रोमाइज डिग्री पे रेज जुडिकाटा अप्लाई होता है क्या, तो क्या है, कॉम्प्रोमाइज डिग्री इज नॉट अ डिसीजन बाय कोर्ट, कोर्ट ने थोड़ी डिसीजन दिया है, और कोर्ट डज नॉट डिसाइडिंग एनीथिंग, कोर्ट ने डिसाइडिंग कुछ नहीं करा है, कॉम्प्रोमाइज दोनों पार्टी आपस में समझौता करा है कॉम्प्रोमाइज डिग्री का, तो पर रेज जुडिकाटा की बात ही नहीं होती, कोर्ट के डिसीजन होना चाहिए ना उस पर। तो विड्रॉवल हो गया सूट, तो उस पर रेज जुडिकाटा अप्लाई होगा क्या, देखते हैं। अ विड्रॉवल ऑफ अ सूट डज नॉट ऑपरेट एज रेज जुडिकाटा इन फाइलिंग ऑफ सब्सिक्वेंट सूट ऑफ द सेम एक्शन, द बेसिक ऑफ द प्रिंसिपल रेज जुडिकाटा बीइंग इन फाइनल एजुकेशन द मेरिट। विड्रॉवल हो गया था ना, फाइनल डिसाइडेड का हुआ, तो उस पर अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा। और चेंज इन सर्क्यूमस्टांसेस, सर्क्यूमस्टांसेस कुछ चेंज हो गया उस ऊपर, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेज जुडिकाटा अप्लाइज टू द स्टैटिक सिचुएशन एंड नॉट टू चेंजिंग सर्क्यूमस्टांसेस, तो स्टैटिक सिचुएशन पे होगा, सर्क्यूमस्टांसेस चेंज होगा उस पर नहीं होगा। चेंज इन लॉ, द लॉ हैज़ बीन चेंज, रेज जुडिकाटा विल नॉट ऑपरेट, लॉ ही बदल दिया गया है, तो क्या रेज जुडिकाटा अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि लॉ ही बदल दिया है। अब इसमें देखते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, द ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑफ द रेज जुडिकाटा ऑन द पार्टी हु कंटेंट दैट द ईयरली डिसीजन ऑपरेट्स एज रेज जुडिकाटा बिटवीन द पार्टी। अब क्या है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, जैसे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट गए थे, प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट आ गया, डिफेंडेंट जाता है और दूसरी कोर्ट में वही सेम मैटर जो कि हियर एंड फाइनल डिसाइडेड हो गया था वापस वो सूट डालता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, प्लेंटिफ पे, क्योंकि वो बोल रहा है ना कि साहब ये तो डिसाइड हो चुका है पहले से, तो बर्डन ऑफ प्रूफ पे रहेगा, वो समझाएगा। टेस्ट कैसे करना है इसको, कॉम्पिटेंट ऑफ कोर्ट पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव हाउ मेट एन इशू फॉर्मर सूट फाइनल डिसाइडेड है, ये टेस्ट मतलब देखना होगा। कैसे पता लगेगा कि ये रेज जुडिकाटा इस पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट पार्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव मैटर जो है वो इन इशू है, और अटैक आपने करा था उस समय, आपके जो भी ग्राउंड्स थे फॉर्मर सूट एंड फाइनल डिसीजन। इंट्री